नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका इस YouTube चैनल पर। दोस्तों मेरा नाम है नदीम खान। दोस्तों आज हम वापस देखेंगे इंग्लिश के मॉडल पेपर। दोस्तों इससे पहले हम देख रहे थे इंग्लिश के मॉडल पेपर, लेकिन वो एक्चुअली में मॉडल पेपर थे नहीं। वो थे दोस्तों रीट के, जो पिछली रीट हुई थी, जितनी भी 4 रीट हुई थी पीछे 11 में, 2011 में, 12 में, 15 और 17 में। ठीक है, तो उनके पेपर्स देखे थे हमने, लेवल 1 और लेवल 2 की दोनों लैंग्वेज के पेपर, इंग्लिश के पेपर। ठीक है, सिर्फ इंग्लिश के ही देखे हमने। ठीक है, तो दोस्तों वो पेपर भी आप चाहो तो जाके देख सकते हो। ठीक है, और वो पेपर आपको देखने चाहिए दोस्तों, मैं तो ये कहता हूँ आपको देखने चाहिए। ठीक है, वो पेपर आप देख लोगे तो आपको उस ये जो रीट का पेपर होता है उसका पैटर्न समझ में आ जाएगा दोस्तों। ठीक है, रीट में किस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं, टीचिंग मेथड के क्वेश्चन कितने हार्ड आते हैं, फर्स्ट लैंग्वेज में टीचिंग मेथड के क्वेश्चन कितने हार्ड आते हैं, सेकंड लैंग्वेज में कितने हार्ड आते हैं, ग्रामर के कौन कौन से टॉपिक आ सकते हैं, लिटरेरी आइटम जिससे हम इतना ज़्यादा डरते हैं, लिटरेरी टर्म्स जिनको बोलते हैं, फिगर्स ऑफ स्पीच। ठीक है, उनसे हम कितना ज़्यादा डरते हैं कि यार आ गया तो कैसे जवाब देंगे। ठीक है, और उन पर दोस्तों बच्चों वाले सवाल पूछ रखे, बच्चों वाले कि सोनेट किसको कहते हैं। ठीक है, एक 10वीं क्लास का बच्चा हो या 12वीं क्लास का बच्चा, उसको भी पता है कि 14 लाइनों की पोएम होती है। ठीक है, उसको सोनेट बोलते हैं। इस प्रकार के मतलब बड़े ही आसान सवाल पूछ रखे हैं। ठीक है, हम घबरा जाते हैं, हम पेपर देखते नहीं है पिछले सालों के कि क्वेश्चन पेपर किस प्रकार का आता होगा, लेकिन क्वेश्चन पेपर का लेवल बड़ा आसान रहता है दोस्तों, बहुत ही आसान रहता है। मैंने दोस्तों फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, थर्ड ग्रेड तीनों के पेपर देखे हैं दोस्तों। ठीक है, उनमें सबसे आसान मेरे को ये लगा, थर्ड ग्रेड का पेपर लगा अंग्रेजी का। ठीक है, मैं इंग्लिश का ही टीचर हूँ दोस्तों, और बाकी का मैं नहीं बता सकता, बाकी विषय का कि बाकी का कैसे आता है, जीके का कैसे आता है, हिंदी का कैसे आता है, लेकिन मैं आपको इंग्लिश का बता सकता हूँ, बड़ा ही आसान पेपर आता है। और आपको मैं दोस्तों ये चीज़ की गारंटी देता हूँ, 100% गारंटी देता हूँ, 100%, कि अगर आप 2011, 12, 15 और 18 या 17 जो भी है, ठीक है, ये 4 पेपर, इसके टोटल वीडियो है दोस्तों मेरे 16, मैंने 16 वीडियो बनाए हैं। ठीक है, अगर ये 16 वीडियो, और ये 16 वीडियो में से दोस्तों लगभग ये है सभी लगभग 45 मिनट के हैं। ठीक है, कोई एक आध वीडियो जो 1 घंटे का चला गया है, बाकी अगर आप एवरेज निकालोगे तो 45 मिनट निकल के आएंगे, क्योंकि कुछ वीडियो है वो 32 मिनट के भी हैं, कुछ 37 मिनट के भी हैं। ठीक है, ऐसे अलग अलग है, तो अगर आप एवरेज निकालोगे तो आपको 45 मिनट से निकल के आएंगे, है ना। अगर आप ये 16 वीडियो दे दो 45 मिनट के, ठीक है, आपको ज़्यादा वक्त देने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, और इन 16 वीडियो को आप सिर्फ एक बार मत देखिए, बार बार देखिए। ठीक है, क्योंकि एक बार में आपको क्वेश्चन याद नहीं होंगे, और वो क्वेश्चन आपको प्लस समझने हैं जितनी भी रीट हुई है अभी तक। ठीक है, जितनी भी रीट हुई है उनके सारे पेपर, इनके 16 पेपर है दोस्तों। 16 कैसे हो गए कि एक तो 4 रीट हो चुकी है। ठीक है, 4 रीट के 4 तो रीट हो चुकी है, और 4 रीट के दोस्तों कितनी है, 2 लेवल है, तो कितने हो गए टोटल 8, और दोनों लेवल में क्या है, 2 भाषाएं हैं, तो टोटल कितनी होगी, 8 दूनी 16, 16 पेपर हो गए दोस्तों। ठीक है, मैंने दोनों लेवल कवर किए दोस्तों, और दोनों लेवल की दोनों भाषाएं कवर की है, इंग्लिश की जो भी हैं। ठीक है, हिंदी नहीं ली मैंने, सिर्फ इंग्लिश का सॉल्व किया है। ठीक है, अगर आप दोस्तों उन वीडियोस को ज़्यादा नहीं, सिर्फ 2 या 3 बार देख लोगे, सिर्फ 2 या 3 बार, मैं कह रहा हूं आपको 10 से 15 सवालों की गारंटी देता हूं मैं, 110% दोस्तों, 110% कि आप कम से कम आपके 10 सवाल आप करके आओगे, और ज़्यादा से ज़्यादा 15 सवाल सिर्फ इन 16 पेपर में, सिर्फ और सिर्फ, यानी 10 से 15 सवाल रिपीट होते हैं दोस्तों। ये कितनी बड़ी बात है कि 10 से 15 सवाल रिपीट होते हैं, है ना, यानी कम से कम 10 सवाल रिपीट हो जाएंगे, और ज़्यादा से ज़्यादा 15 सवाल रिपीट हो जाएंगे। ठीक है, वो एक ही प्रश्न को बार बार घुमा के पूछते हैं। ठीक है, जैसे कि एक प्रश्न आ रहा है दोस्तों, बार बार आ रहा है वो प्रश्न कि एलईजी क्या है। ठीक है, एलईजी क्या है, वो 2011 से लेकर, ठीक है, 2011 से लेकर 18 तक कंटिन्यू आया वो क्वेश्चन दोस्तों, कि ये क्या है, सॉरी मैसेज आएगा बैंक से थोड़ा, कि एलईजी क्या है दोस्तों। मैं इसको फ्लाइट मोड पे रख देता हूँ दोस्तों, बार बार डिस्टर्ब करेगा ये। चलो फ्लाइट मोड पे चला गया, खैर अब कोई डिस्टर्बेंस नहीं आएगी। तो दोस्तों 2011 से 18 तक कंटिन्यू ये क्वेश्चन आ रहा है कि एलईजी क्या है। ठीक है, आपको भाषा चेंज कर दी जाएगी बस थोड़ी सी, मामूली सी, कि एलईजी क्या है। एक 2011 में मान लो आ गया, ठीक है, मेरे को याद नहीं, कंफर्म मैं आपको बता रहा हूँ कि पोइट जो है वो अपने किसी प्रिय के डियर वन पर दुख प्रकट करता है, लेमेंट करता है। ठीक है, अगले वर्ष भाषा चेंज कर दी, लेमेंट की जगह क्या लिख दिया उसने,
मोर्न, MOURN, मोर्न यानी रोना या दुख करना, ठीक है। अगली बार लिख दी कि वो अपने दोस्त पर रोता है, ऐसी पोएम को क्या कहते हैं, ठीक है। भाषा चेंज करते थे दोस्तों, क्वेश्चन वही रहता है, क्वेश्चन वही का वही रहता है कि 14 लाइनों की पोएम को क्या बोलते हैं, सोनेट बोलते हैं। सोनेट किसको बोलते हैं, 14 लाइन की पोएम को बोलते हैं। दोस्तों मैं गारंटी लेता हूं आपके साथ कि आप 15 सवाल अगर आप समझ लोगे, अगर आप इन 16 जो सवाल हैं, 16 जो पेपर है, 16 3 कितने हो गए दोस्तों, 30 क्वेश्चन आते हैं ना, 16 3 48, लगभग 480 क्वेश्चन हैं, ठीक है। अगर आप इन 480 क्वेश्चन को अगर समझ लोगे, समझ लिया आपने, ठीक है, जो मैं बात बता रहा हूं वो आपने ध्यान से गौर से सुन ली, तो आपको 20 नंबर कोई नहीं रोक सकता दोस्तों, चाहे वो आपकी लैंग्वेज फर्स्ट हो या सेकंड हो दोस्तों, ठीक है, कोई भी लैंग्वेज हो। मैं 20 क्वेश्चन की गारंटी लेता हूं। अगर आपने समझ लिया मैं क्या कहना चाह रहा हूं, वो बात आपने सुन ली, एक एक शब्द, ऐसे नहीं कि सिर्फ कुछ प्रश्न देख लिया, प्रश्न देखने से नहीं होगा, अगर मेरा कहा हुआ एक एक शब्द आपने सुन लिया, 20 क्वेश्चन की गारंटी देता हूं दोस्तों। अगर आप 2021 या 22 में जब भी रीट होगी, ठीक है, 2021 में होगी वैसे तो, ठीक है, अब ये पेंडेमिक कितना चलता है वो उस पर डिपेंड करता है, ठीक है। खैर जब भी रीट होगी उसमें जिस दिन पेपर आएगा उस दिन मैं आपको दोस्तों वीडियो बना के बता दूंगा कि भाई ये 20 सवाल देख लो, इसमें से आए हैं, पिछली रीट में से आए हैं, ठीक है, इससे संबंधित आए हैं, ठीक है। और 10 या 15 सवाल कोई भी व्यक्ति कर लेगा जो 2011 से 18 तक के उसने रीट के पेपर पढ़े भी हैं प्लस समझे भी हैं, समझ रहे हो। अब जैसे कि एक क्वेश्चन है कि रिसेप्टिव स्किल्स, ठीक है, पूरा नहीं लिखूंगा, इतना लिखूंगा, रिसेप्टिव स्किल्स और प्रोडक्टिव स्किल कि रिसेप्टिव स्किल क्या होती है और प्रोडक्टिव स्किल क्या होती है, ठीक है। रिसेप्टिव स्किल दोस्तों बार बार बता चुका हूं, और ये कम से कम ज़्यादा नहीं तो 3 या 4 बार क्वेश्चन आ चुका है पिछली रीट में, जितने भी रीट हुए 11 से 18 तक की बात कर रहा हूँ ना, उससे पहले की, ठीक है, उससे पहले की बात नहीं कर रहा हूँ, उससे पहले क्या क्वेश्चन आए थे मेरे को पता नहीं, मैंने देखा नहीं है। तो 11 से लेकर 18 तक जो भी क्वेश्चन पेपर आया है, ठीक है, उनमें ये कम से कम ये क्वेश्चन 3 से 4 बार रिपीट हुआ है, कम से कम, ज़्यादा भी हुआ होगा, मैंने काउंट नहीं किया है। एक वीडियो अलग से बता दूंगा दोस्तों, ठीक है, जिसमें क्वेश्चन रिपीट हो रखे हैं, ठीक है, वो वीडियो में मैं आपको बना के बता दूंगा कि भैया ये क्वेश्चन रिपीट होते हैं हर साल इंग्लिश में, तो आप वो क्वेश्चन पक्का देख के जाना। तो दोस्तों जैसे रिसेप्टिव और प्रोडक्टिव स्किल है, तो रिसेप्टिव को मैंने बता दिया कि आप जिसमें प्राप्त करते हो, 4 स्किल है आपकी लैंग्वेज की, LS RW, ठीक है। लिसन यानी सुनना, स्पीक यानी बोलना, रीड यानी पढ़ना, और राइट यानी लिखना। तो इसमें जो दोस्तों LR है वो क्या है, रिसेप्टिव है, और RW क्या है, प्रोडक्टिव है। क्यों है दोस्तों, क्योंकि प्रोडक्टिव का मतलब आप कुछ प्रोड्यूस कर रहे हो, कुछ पैदा कर रहे हो, ठीक है, कुछ प्रस्तुत कर रहे हो, है ना। तो क्या पैदा कर रहे हो, स्पीक करके कुछ बोल रहे हो, मैं क्या कर रहा हूं, मैं स्पीक कर रहा हूं, बोल रहा हूं दोस्तों, है ना। तो मैं बोल के क्या कर रहा हूं, कुछ ना कुछ प्रस्तुत कर रहा हूं आपके सामने, ठीक है, कुछ बातें बता रहा हूं, मैं अपनी अभिव्यक्ति दे रहा हूं, अपने मन में जो है उन बातों को पैदा कर रहा हूं, ठीक है, जो भावनाएं हो उनको शब्दों के जरिए पैदा कर रहा हूं, प्रोड्यूस कर रहा हूं उनका, ठीक है, उनका प्रोडक्शन हो रहा है। तो ये क्या चीज़ है दोस्तों, ये प्रोडक्टिव स्किल इसलिए है, ठीक है। राइटिंग क्योंकि मैंने ये जो भी अभी इस पेज पे आप देख रहे हो जो भी लिखा है वो भी मैंने भी अभी अभिव्यक्त किया है ना दोस्तों, ठीक है, तो मैंने कुछ प्रोड्यूस ही तो किया है, और आप लोग जो मेरे को सुन रहे हो, ठीक है, तो आप क्या प्राप्ति तो कर रहे हो मेरे से, ले तो रहे हो ना, है ना। तो आप कुछ ले रहे हो, कुछ प्राप्त कर रहे हो, तो वो क्या होगी दोस्तों, रिसेप्टिव स्किल हो गई, है ना। रिसीव कर रहे हो आप उसमें, रिसीव यानी प्राप्त करना, जैसे कि खत प्राप्त करना, किसी का तोहफा प्राप्त करना, बिजली का बिल प्राप्त करना, कुछ भी दोस्तों उसको क्या बोलते हैं, प्राप्त करना। तो लिसन में भी आप क्या करते हो, शब्दों को प्राप्त करते हो, उनके अर्थों को प्राप्त करते हो, उनके भावों को प्राप्त करते हो, लिसनिंग में यही तो करते हो। और रीडिंग में दोस्तों जो लिखा हुआ है आप उसको प्राप्त करते हो, ठीक है। आगे बाएं मुड़े, मंदिर जाने के लिए, मंदिर के रास्ते के लिए आगे आगे जाकर बाएं मुड़े, आपने प्राप्त कर लिया, पढ़ा हुआ था आपने प्राप्त कर लिया कि भैया अब क्या करना है मेरे को, आपको फायदा हो गया, प्राप्त कर लिया आपने। तो इसलिए ये क्वेश्चन जो है मैंने आपको एक उदाहरण दिया दोस्तों, इस प्रकार के कई क्वेश्चंस हैं जो बार बार रिपीट होते हैं। मैं आपको परीक्षा के दिनों में बनाऊंगा वो वीडियो, ठीक है, अभी नहीं बनाऊंगा क्योंकि अभी आप भूल जाओगे, ठीक है, फिर आप देखोगे नहीं। जब परीक्षा रहेगी आपकी महीने 20 दिन 1.5 महीना जो भी है, उससे पहले मैं आपको वीडियो बना दूंगा कि भैया ये क्वेश्चन है, ठीक है, 100 200 क्वेश्चन जितने भी है, 100 200 जितने भी क्वेश्चन हैं मैं उनका एक बना दूंगा। और एक क्वेश्चन ये बना दूंगा दोस्तों, एक पेपर ये बना दूंगा कि भैया ये क्वेश्चन है, ये रिपीट हुए हैं अभी तक की रीट में। 2 जो है मैं वीडियो जरूर बनाऊंगा दोस्तों, अगर मुझे याद नहीं रहता है दोस्तों तो आप मेरे को कमेंट करके भी बता देना, ठीक है। आप मैं मेरा मोबाइल नंबर लिख दूंगा नीचे, आप मेरे को मैसेज करके याद दिला देना व्हाट्सएप पे कैसे भी, ठीक है। तो दोस्तों ये चीज़ें हैं, ठीक है।
आप उनको देखिए दोस्तों, रीट 2011 से लेके 18 तक की, 2011 से लेके 18 तक। इसमें मेरा कोई बेनिफिट नहीं है दोस्तों। आप सोच रहे हो कि ये अपने जो है कमाई करना चाहता है, कोई ऐड देखना चाहता है, मेरा अभी तक ऐड शुरू भी नहीं हुआ दोस्तों, ठीक है। और मुझे ऐड वगैरह से कुछ लेना भी नहीं है, ठीक है, ठीक है। वो एक बेनिफिट है, उसके लिए ही मैं कर रहा हूँ। मैं ये नहीं कर रहा कि मैं उसके लिए नहीं कर रहा हूँ, तो कोई समाज सेवा कर रहा हूँ, समाज सेवा भी हो रही है साथ में दोस्तों, और आपका भी तो बेनिफिट हो रहा है ना यार, है ना। तो आप वो वीडियो ज़रूर देखिए दोस्तों, आपको फ़ायदा करेगा, इसकी मैं 100% गारंटी लेता हूँ। अगर नहीं हुआ तो मैं चैनल बंद कर दूंगा दोस्तों। कितनी बड़ी बात बोल रहा हूँ दोस्तों कि मैं चैनल बंद कर दूंगा अगर वो रीट जो है 11 से 18 के पेपर में से 10 सवाल नहीं आए कम से कम। अगर उसमें से 10 सवाल नहीं आते हैं, मैं ये चैनल पक्का बंद कर दूंगा, ठीक है दोस्तों। खैर, बहुत बातें हो गई दोस्तों आज, और काफ़ी जो मन की बातें थी वो मैंने आपको बता दी। चलो आज दोस्तों पहला मॉडल पेपर है वो शुरू करते हैं। तो दोस्तों ये है, एक तो जो अपने कंजंक्शन होते हैं, कनेक्टिव्स, उस पर है, प्लस कनकर्ड पर है दोस्तों। कनकर्ड क्या होता है? CORD, CON CORD, कनकर्ड यानी सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। आपको नाम से कुछ अंदाज़ा लग गया होगा कि वर्ब कैसे फिल की जाएगी, ठीक है। सब्जेक्ट अगर सिंगुलर हुआ तो कैसी आएगी, प्लूरल हो तो कैसी आएगी, और किसको कौन सा सिंगुलर रहता है, कौन सा प्लूरल रहता है, ठीक है। उससे संबंधित जितने सवाल हैं वो हम इसमें करने वाले हैं दोस्तों। तो दोस्तों शुरुआत करते हैं पहले सवाल से कि शी वेंट स्ट्रेट टू द बेड बिकॉज शी वॉज टायर्ड। द यूज ऑफ बिकॉज इन द सेंटेंस शोज। इस वाक्य में बिकॉज का जो इस्तेमाल किया गया है, ठीक है, वो क्या बताता है? रीजन यानी कारण बताता है, कॉन्ट्रास्ट यानी दो चीज़ों के बीच में जो अंतर होता है उसको बताता है। इसको विभेदीकरण भी बोल सकते हैं या नहीं, मेरे को पता नहीं दोस्तों, क्योंकि मैं हिंदी में नहीं बता सकता। मैंने आपको अर्थ बता दिया है कि दो चीज़ों के बीच में अंतर करना। इफेक्ट यानी प्रभाव, पर्पज यानी उद्देश्य, ठीक है। तो ये क्या चीज़ शो करती है? पहले तो ये दोस्तों कि बिकॉज किस वाक्य के साथ लगा हुआ है, पहले तो ये देखिए, ठीक है। बिकॉज दोस्तों वो अपने जो आगे वाक्य आता है उसके साथ लगता है, ठीक है। उसके आगे जो वाक्य आता है, इफ़ भी वही करता है दोस्तों। इफ़ के बाद जो वाक्य रहता है वो उसके साथ जुड़ा रहता है, ठीक है। जो भी सेंटेंस है, ठीक है, उसके साथ जुड़ा रहता है। तो बिकॉज के आगे क्या लिखा हुआ है? शी वॉज टायर्ड, क्योंकि वह थकी हुई थी। शी वेंट स्ट्रेट टू द बेड, वह सीधी कमरे में गई क्योंकि वह थकी हुई थी, ठीक है। कमरे में क्यों गई? कारण क्या था कमरे में जाने का? क्योंकि वह थकी हुई थी। और कारण को क्या बोलते हैं? रीजन बोलते हैं दोस्तों, सीधा सा है, ठीक है। क्यों गई कमरे में? कारण क्या था कमरे में सीधा जाने का? क्योंकि वो थकी हुई थी भाई साहब, है ना। तो ये रीजन है दोस्तों। कॉन्ट्रास्ट आप दोस्तों बट से बता सकते हो, ठीक है। जैसे कि वह ईमानदार है लेकिन मेहनती भी है, ठीक है। जो भी है, इस प्रकार के जो वाक्य होते हैं उसको बता सकते हो आप, ठीक है। जैसे कि वह अपाहिज है लेकिन रोजाना कॉलेज जाती है। वह अपाहिज है लेकिन रोजाना कॉलेज जाती है। तो कॉन्ट्रास्ट हो गया, तो अलग अलग बातें होगी ना, उनका आप अंतर करके बताते हो कि वो है तो अपाहिज लेकिन रोजाना कॉलेज जाती है। प्रभाव बताते हो दोस्तों, ठीक है। वह थकी हुई थी, ठीक है। वह थकी हुई थी इसलिए वह सीधे कमरे में गई। वह थकी हुई थी इसलिए वह कमरे में गई। प्रभाव इसको बोलते हैं दोस्तों, ठीक है। इफेक्ट या रीजन, सॉरी रिजल्ट, रिजल्ट। और रीजन का अर्थ होता है रीजन या कोज भी लिखा हुआ सकता है दोस्तों। परीक्षा में रीजन या कोज लिखा हुआ सकता है, इफेक्ट या रिजल्ट लिखा हुआ सकता है, ठीक है। दोनों में से कुछ भी लिखा हुआ सकता है। रिजल्ट यानी परिणाम और इफेक्ट यानी प्रभाव। रीजन यानी कारण और कोज यानी भी कारण होता है, ठीक है। अगर ये वाक्य इस प्रकार से होता है दोस्तों कि शी वॉज टायर्ड सो शी वेंट स्ट्रेट टू द बेड, ठीक है। शी वॉज टायर्ड, ये जो वाक्य ये पहले लिखा हुआ रहता है। शी वॉज टायर्ड, वह थकी हुई थी, ठीक है। वह थकी हुई थी इसलिए वह सीधे बेड की तरफ गई, बिस्तर की तरफ गई, इसलिए वह बिस्तर की तरफ गई। वह थकी हुई थी इसलिए वह सीधे बिस्तर की तरफ गई, ठीक है। तो ये जो इसके आगे क्या जुड़ जाता? सो जुड़ जाता। सो शी वेंट टू द बेड, ठीक है, इसलिए वह बेड की तरफ गई। तो वो बेड की तरफ गई, ये दोस्तों प्रभाव है उसका, ठीक है। और कारण क्या है? क्यों गई थी? क्योंकि वह थकी हुई थी। और उस कारण का दोस्तों एक ये रहता है, ठीक है। प्लॉट जो होता है ना, प्लॉट, नाटक का प्लॉट होता है ना, ड्रामा आपने पढ़ा होगा लिटरेचर में। प्लॉट में क्या, प्लॉट का क्या अर्थ है? प्लॉट का अर्थ होता है दोस्तों कहानी हो गई, ठीक है। उसमें एक कोज आएगा, कुछ ना कुछ कारण आएगा, ठीक है। उस कारण के कारण वो कारण आपका एक प्रभाव छोड़ेगा। वो कारण आपका एक प्रभाव छोड़ेगा। मान लो एक हीरो है,
ठीक है, वो उसकी गर्लफ्रेंड बन गई, ठीक है, उसकी गर्लफ्रेंड मर गई, ठीक है, खत्म हो गई, चली गई, या उसको छोड़ के चली गई, ब्रेकअप कर लिया, कुछ भी हो गया, ठीक है, उसकी गर्लफ्रेंड चली गई, बस ये है, ठीक है। उसकी गर्लफ्रेंड जाने से या उसको कोई भी दुख हो गया, ठीक है, वो एग्जाम में फेल हो गया, एग्जाम में फेल होने से वो क्या हो गया, उसका प्रभाव क्या होगा कि वो सारा दिन दुखी रहेगा। वो क्या रहेगा, सारा दिन दुखी रहेगा, ठीक है, नशे के लत में पड़ जाएगा वो, ठीक है, नशे के चक्कर में पड़ जाएगा। तो प्रभाव क्या हुआ, उसके फेल होने का इफेक्ट क्या हुआ कि वो दुखी रहने लग गया, वो उसने नशा पकड़ लिया, ठीक है, सिगरेट पीना शुरू कर दिया, शराब पीना शुरू कर दिया, ठीक है, गर्लफ्रेंड के जाने से। तो दोस्तों ये जो चीज़ है ये आपको समझनी पड़ेंगी, ठीक है, कि प्रभाव क्या होता है, कारण क्या होता है, ठीक है। प्रभाव होता है वो किसके कारण से होता है, कारण के कारण से होता है दोस्तों, ठीक है, कारण के कारण से होता है। एक रीजन होगा, एक कॉज होगा, ठीक है, वो क्या करेगा, वो अपना प्रभाव छोड़ेगा हर चीज़ पर, उसका इफेक्ट दिखाई देगा, ठीक है। अगर कोई चीज़ का आपको प्रभाव दिखाई दे रहा है, इफेक्ट दिखाई दे रहा है, तो उसका कारण जरूर है, उसका कारण जरूर है। मान लो बच्चा है वो पढ़ता नहीं है, ठीक है, लेकिन अचानक उसने पढ़ना शुरू कर दिया, तो ये क्या है, पढ़ना शुरू कर दिया, ये क्या है, ये इफेक्ट दोस्तों, उसने पढ़ना शुरू कर दिया। अब उसका कारण आप देखोगे तो कुछ ना कुछ कारण जरूर मिलेगा, बिना कारण के वो चीज़ अफेक्टिव हो ही नहीं सकती, वो इफेक्ट हो ही नहीं सकता, कारण जरूर है उसका। तो उसका कारण क्या है कि उसके एग्जाम नज़दीक आ गए, है ना, वो टेस्ट में फेल हो गया, उसको 0 नंबर आ गए, समझ रहे हो, घर पे बताए कैसे, इसलिए वो अब पैसिफाई करना चाहता है, शांत करना चाहता है अपने पिताजी को, ये दिखा करके मैं अब पढ़ाई कर रहा हूँ पिताजी, मैं फेल तो आ गया टेस्ट में, ठीक है। तो ये चीज़ आपको समझनी पड़ेगी दोस्तों। तो ये वाक्य जो है अपना, शी वेंट स्ट्रेट टू द बेड बिकॉज शी वॉज टायर्ड, तो इसका कारण क्या है दोस्तों, कारण बेड पर, वो सीधा बिस्तर पर क्यों गई, उसका कारण है कि वो थकी हुई थी, थकान थी, ठीक है। रीजन क्या है, थकान, ठीक है। और इस रीजन का जो इफेक्ट है, प्रभाव है, वो क्या है, सीधा बिस्तर पर गई, सीधा बिस्तर पर गई, समझ रहे हो। इस थकान का प्रभाव क्या पड़ा कि बिस्तर पर चली गई, और बिस्तर पर क्यों गई, इसका कारण क्या है कि उसको थकान थी, ठीक है दोस्तों। तो बहुत ज़्यादा समझा दिया है, खैर, तो इसका उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए, रीज़न, ठीक है। फिर भी दोस्तों अगर आपको समझ में नहीं आता है, आप मेरे को कमेंट बॉक्स में बता सकते हो। इतना ज़्यादा डिटेल में समझाने के बाद भी अगर नहीं समझ में आता है तो मैं पर्टिकुलर इस क्वेश्चन पे वीडियो बना दूंगा, ठीक है, एक और वीडियो बना दूंगा, समझा दूंगा, कैसे भी करके समझा दूंगा, फ़ोन से समझा दूंगा, व्हाट्सअप कर लेंगे, जो भी है, ठीक है, जो भी आप मेरे को बताओगे वो कर लेंगे आप। खैर आगे देखते हैं दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन 2 नंबर, शिवम मस्ट बाय अ टिकट डैश ही वुड नॉट बी अलाउड टू गो इन, शिवम को टिकट लेना ही चाहिए डैश उसे अंदर नहीं जाने दिया जाएगा, ठीक है। तो दोस्तों हिंदी में सोच के देख लेना आप, ठीक है, आपको नहीं समझ आ रहा है तो हिंदी में सोच के देख लेना कि उसे टिकट लेना ही होगा वरना उसे अंदर नहीं जाने दिया जाएगा। एकदम सही लग रहा है, अन्यथा उसे अंदर नहीं जाने दिया जाएगा, ठीक है। तो दोस्तों ये जो होते हैं अन्यथा, ठीक है, या वरना, इसको दोस्तों इंग्लिश में लिखते हैं और एल्स से, ठीक है। इसका अर्थ क्या होता है, और एल्स, ठीक है, एल्स भी लिख सकते हैं, लेकिन एकदम सही जो फ्रेज है वो क्या है, और एल्स, ठीक है। अगर यहाँ पर दोस्तों ऑप्शन नहीं होता और एल्स का तो हम एल्स भी लिख सकते थे, एल्स भी सही था, ठीक है, यहाँ पर एल्स आ जाता है, एल्स ही वुड नॉट बी अलाउड टू गो इन, लेकिन यहाँ पर पूरा फ्रेज दे रखा है अगले ने तो हम इसे सही मानेंगे और एल्स, एल्स को सही नहीं मानेंगे। एल्स भी सही है दोस्तों, ऐसा नहीं कि एल्स सही नहीं है, एल्स भी सही है, लेकिन और एल्स अगले ने दे रखा है तो हम उसे ही मानेंगे, ठीक है। जैसे कि आप किसी शादी में जाते हो, ठीक है, शादी में गए आप, सलाद देखा आपने कि सलाद में सिर्फ क्या है, प्याज है, ठीक है। और एक शादी में गए आप जिसमें प्याज भी है और साथ में टमाटर भी है, ठीक है, आपको क्या पसंद है, टमाटर, ठीक है, आपके लिए सही क्या रहता है, टमाटर रहता है, तो आप क्या उठाओगे, टमाटर उठाओगे। तो यहाँ पर ये दोस्तों ये और एल्स क्या है, ये टमाटर है आपके लिए, ठीक है, मैं एग्जांपल दे रहा हूँ आपको, ये सही में कोई टमाटर नहीं है, ठीक है, तो ये आपके लिए टमाटर है। और आप एक शादी में गए जहाँ पर टमाटर नहीं सिर्फ प्याज है, तो आप क्या करोगे, प्याज से काम चलाओगे कि नहीं चलाओगे, प्याज खाओगे ना, प्याज भी तो खाते हो आप, है ना। सॉरी अगर कोई जैन या कोई ब्राह्मण है जिसको प्याज से चिढ़े, मैं आपको सिर्फ एग्जाम्पल के लिए समझा रहा हूँ दोस्तों, ठीक है, मेरा कोई वैसा कोई इंटेंशन नहीं है। तो आप काम चलाओगे ना प्याज से या टमाटर से, तो वो वाली बात है दोस्तों, ठीक है। तो ये जो है ये एकदम अप्रोप्रिएट है, एकदम उचित है, और ये भी उचित है, ठीक है, लेकिन ज़्यादा उचित कौन सा है, ऑरल से। और इस प्रकार के सवाल बहुत ज़्यादा आते हैं दोस्तों, इंग्लिश में इस प्रकार के सवाल बहुत ज़्यादा आते हैं,
देखेंगे आगे भी आएंगे इस प्रकार के। तो यहाँ पर कैसा ही हो जाएगा दोस्तों, और एल्स, ठीक है। इफ़ है वो आपको पता है कि शर्त वाले वाक्य आते हैं कि अगर बारिश होगी तो मैं छाता ले जाऊँगा, ठीक है, उस प्रकार के वाक्य। और ये बट का अर्थ होता है लेकिन, यहाँ पर लेकिन वाली कोई बात नहीं है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों कि डैश ही हैड नॉट पेड द बिल हिज टेलीफोन वॉज कट ऑफ। उसने टेलीफोन का बिल नहीं भरा था, उसका टेलीफोन काट दिया गया, ठीक है। तो इसमें क्या है दोस्तों, क्योंकि उसने टेलीफोन का बिल नहीं भरा था, ठीक है, क्योंकि उसने टेलीफोन का बिल नहीं भरा था इसलिए उसका टेलीफोन काट दिया गया। तो येट है दोस्तों, वो मैंने अभी बताया था आपको, कॉन्ट्रास्ट के लिए आता है, ठीक है, कि वह अपाइज है लेकिन फिर भी वो कॉलेज आती है। तो यहाँ पर येट का इस्तेमाल होगा। तो यहाँ पर ये जो है कॉन्ट्रास्ट की बात ही नहीं हो रही दोस्तों, ठीक है, कॉन्ट्रास्ट नहीं है, यहाँ पर रीजन और इफेक्ट वाली बात है। इफ़ है दोस्तों वो शर्त वाले वाक्य में, तो यहाँ पर क्या आएगा दोस्तों, सिंस आएगा यहाँ पर, ठीक है। आइदर वो दोस्तों वो दो चीज़ों के बीच में, ठीक है, चॉइस के लिए आता है कि या तो ये या फिर ये, दोनों चीज़ नहीं, या तो ये या ये। और नीदर नॉर किसके लिए आता है दोस्तों, कि ना तो ये और ना ही ये, दोनों में से कोई भी नहीं, ठीक है। तो इसका उत्तर हो जाएगा सिंस। सिंस का अर्थ होता है दोस्तों हिंदी में चूंकि, ठीक है। ये मात्रा थोड़ी देख लेना है, मेरे को मात्रा का पता नहीं है हिंदी में, ठीक है। चूंकि ये इधर आती कि इधर आती, चूंकि, चूंकि उसने बिल नहीं भरा इसलिए उसका टेलीफोन काट दिया गया। चूंकि उसने बिल नहीं भरा इसलिए उसका टेलीफोन ही काट दिया गया, ठीक है दोस्तों। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, सिंस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों कि ही डजंट ड्रिंक डैश डज ही स्मोक, ठीक है, वह पीता नहीं है, क्या नहीं पीता है, शराब। यहाँ पर अर्थ है शराब से, ड्रिंक का अर्थ होता है दोस्तों शराब पीना, ठीक है। ड्रिंक का अर्थ पानी पीने से कम लगाते हैं, शराब पीने से ज़्यादा लगाते हैं, ठीक है। अगर आप लिखोगे, अगर आपको पानी का करना है तो आपको वाटर लिखना पड़ेगा, ठीक है। आई एम ड्रिंकिंग वाटर, मैं पानी पी रहा हूँ, ठीक है। अगर आप करेंगे आई एम ड्रिंकिंग तो उसका अर्थ है कि आप शराब पी रहे हो, ठीक है। इंग्लिश में ऐसा होता है। आप ऐसे ही बोल सकते हो कि आई एम टेकिंग वाटर, मैं पानी पी रहा हूँ, ठीक है। तो ही डजंट ड्रिंक, वह शराब नहीं पीता है, डैश वह स्मोक नहीं करता है। तो दोस्तों वहाँ पर शर्त वाली तो कोई बात ही नहीं है, ठीक है। वो दोनों काम करता है, ठीक है। क्या काम करता है, वह शराब भी पीता है और स्मोक भी करता है। सॉरी, ये कह रहा है कि ही डजंट ड्रिंक, वह शराब नहीं पीता है, डज ही स्मोक, ठीक है दोस्तों। इस प्रकार के जो वाक्य होते हैं, डज, ये जो सेंटेंस आ गया, पहला सेंटेंस क्या है मैं आपको लिख के बताता हूँ। पहला सेंटेंस क्या है, नेगेटिव सेंटेंस, ठीक है। पहला सेंटेंस क्या है, नेगेटिव सेंटेंस। फिर क्या होता है दोस्तों, फिर आती है हेल्पिंग वर्ब, ठीक है। एक सेकेंड यार, फिर आएगा दोस्तों यहाँ पर एक चीज़ डैश में मैं आपको अभी नहीं बताऊंगा, ठीक। फिर यहाँ पर क्या आएगी, हेल्पिंग वर्ब आएगी, प्लस फिर आएगा सब्जेक्ट, प्लस फिर जो भी आपकी है मेन वर्ब वो आ जाएगी, ठीक है। फिर फुल स्टॉप आ जाएगा। अच्छा, ये क्वेश्चन मार्क वाला इंटेरोगेटिव सेंटेंस नहीं है, आपने सोचा कि हेल्पिंग वर्ब पहले आएगी, इंटेरोगेटिव नहीं, ये अफर्मेटिव सेंटेंस है, ठीक है। नेगेटिव बोल सकते हो आप इसको, नेगेटिव सेंटेंस ही है, लेकिन ये जो है इंटेरोगेटिव नहीं है, समझ रहे हो। तो यहाँ पर दोस्तों आता है नोर, NOR, नीदर नोर वाला, ठीक है। नीदर नोर वाला नोर आता है दोस्तों। तो ये नेगेटिव सेंटेंस होते हैं, ठीक है। इसका अर्थ होता है कि दोस्तों वो ना तो शराब पीता है और ना ही वो कोई बीड़ी सिगरेट पीता है, समझ रहे हो। तो यहाँ पर क्या आएगा दोस्तों, नोर आएगा, ऑप्शन सी। एंड नहीं आ सकता वो, ठीक है, ना ही और आएगा ना ही इफ आएगा दोस्तों, ठीक है। यहाँ पर क्या आएगा, ऑप्शन सी, नोर आएगा, कि वह ना तो शराब पीता है ना ही वह कोई बीड़ी सिगरेट पीता है। इस प्रकार के सेंटेंस का स्ट्रक्चर क्या रहता है, पहले नेगेटिव सेंटेंस आ गया, फिर यहाँ पर नोर आ जाएगा, फिर यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब जो भी है, ठीक है। यहाँ पर जो हेल्पिंग वर्ब दे रखी है वही आ जाएगी, ठीक है। और फिर सब्जेक्ट आ गया, फिर वर्ब आ जाती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। मैक है डैश द सन शाइन्स। ये दोस्तों इसमें ये आपको रटना ही पड़ेगा, इसका कोई ऑप्शन नहीं है, ठीक है। क्यों, क्योंकि ये इडियम है दोस्तों, ठीक है। मैक है, अरे यार, मैक है वाइल द सन शाइन्स, वाइल द सन शाइन्स। अब जैसे कहते हैं ना कि हथेली में सरसों नहीं उगती, अब उसमें आप क्या फील करोगे, ठीक है। आप उसमें सरसों की जगह कोई भुजिया थोड़ी लगा सकते हो कि हथेली में भुजिया थोड़ी उगती, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर हम सरसों ही बोलते हैं, हमारी कहावत है ऐसी, ठीक है। हालांकि इस कहावत का अर्थ, इस कहावत से, हिंदी वाली कहावत से मत लगा लेना जो मैंने अभी बोली है, ठीक है। इस कहावत का अर्थ होता है दोस्तों कि जब आपको मौका मिले, ठीक है, तो उसका लाभ उठा लेना चाहिए, ठीक है। बहती गंगा में हाथ धो लेना चाहिए, ठीक है। जब आपको अगर अवसर मिल रहा है तो उसका फायदा उठा लेना चाहिए कि इससे पहले कि वो मौका खत्म हो जाए, ठीक है। मैक है वाइल द सन शाइन्स, इसमें वाइल ही आएगा दोस्तों, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगर आपको एग्जाम में वाइल ना दिया हो तो वैन भी कर सकते हो आप, ठीक है।
व्हेन द सन शाइन्स। लेकिन वेरेवर और इफ़ तो बिल्कुल भी नहीं आएगा दोस्तों, अगर आएगा तो वो क्वेश्चन डिलीट होगा, ठीक है। वाइल या व्हेन आ सकते हैं, ठीक। अरे यार ये बड़े मजे ले रहे हैं मेरे। सबसे पहले तो क्या आएगा, वाइल आएगा, और अगर वाइल ना हो तो व्हेन भी आ सकता है। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 6 नंबर, डैश यू लाइक इट और नॉट, यूल हैव टू चेंज योर लाइफ स्टाइल। लाइफ स्टाइल जीने का तरीका। यू लाइक इट और नॉट, पेन ले लेता हूँ, सॉरी बोल गया। यू लाइक इट और नॉट, पसंद करो या ना करो, तुम्हें ये पसंद हो या ना हो, ठीक है। यूल हैव टू चेंज योर लाइफ स्टाइल, तुम्हें अपना जीने का तरीका बदलना होगा भैया, ठीक है। पसंद हो, आपको पसंद हो या ना हो, जीने का तरीका तो बदलना पड़ेगा। ये रात के 2-2 बजे आते हो, ठीक है, पब जाते हो, इन सारे चीज़ों को, इन सारे जीने के तरीकों को छोड़ना पड़ेगा, ठीक है। हालांकि लिखा हुआ नहीं है, मैं सिर्फ आपको समझाने के लिए दोस्तों वाक्य को एलेबोरेट कर देता हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए, ठीक है। आप ये कमेंट में पूछने मत लग जाना कि यार इसमें तो लिखा ही नहीं है पब का रात को 2 बजे आने का, तो आप कहाँ से बोल रहे हो, ठीक है। मैं बोल तो ऐसे रहा हूँ लेकिन आपको समझ में आ जाए बस, इसीलिए, ठीक है। मेरा उद्देश्य सिर्फ यही है। खैर कोई नहीं, आप नहीं पूछोगे, मेरे को वैसे भी उम्मीद है क्योंकि आप सब रीड की तैयारी कर रहे हो, तो 12th के बच्चे नहीं हो आप। सो डैश, ठीक है। जब आपको दोस्तों चॉइस दी जाए क्वेश्चन में, ठीक है, कि करो या ना करो, ऐसा हो या ना हो, उसके लिए आता है दोस्तों वेदर, ठीक है। चाहे आपकी मर्जी हो ना, इसको बोलते हैं दोस्तों चाहे, चाहे, ठीक है। हिंदी बोलते हैं चाहे तेरे को पसंद हो या नहीं हो, ठीक है। चाहे का मतलब आप चाय से नहीं है, चाहे टी से नहीं है, ठीक है। चाहे, चाहे तेरे को ये बात पसंद हो या नहीं हो, तेरा रिश्ता वहीं पर होगा, ठीक है। चाहे तो इस बात को मंजूर करे या ना करे, तेरे लिए वही घर लिखा है ना। तो इस प्रकार के बोलते हैं ना कि ये ऐसा हो या ना हो, ठीक है। वेदर यू गो और नॉट आई विल गो, तुम जाओ या ना जाओ, मैं अपने माँ के घर जाऊंगी। कई बार बीवियाँ बोल देती है ना ऐसा कि तुम मेरे पीहर जाओ या ना जाओ, लेकिन मैं अपने घर जाऊंगी। वेदर यू गो और नॉट विद मी आई विल गो टू माई मदर्स हाउस, मैं अपने माँ के घर जाऊंगी, तुम चाहे मेरे साथ जाओ या ना जाओ। तो ये चाहे जब आता है तो उसके लिए क्या आता है दोस्तों, वेदर आता है। वेदर यू और वेदर के साथ वेदर और का दोस्तों ये एक जोड़ा रहता है, वेदर और, ठीक है। अरे यार इसमें थोड़ा सा लिखने में दिक्कत है यार, आपको पता है जब मोनेटाइज हो जाएगा पैसे वैसे आ जाएंगे तब दोस्तों डिजिटल बोर्ड में पढ़ाई करेंगे हम। खैर अभी तो गरीबी है, क्या करें। सो वेदर और, मजाक कर रहा हूँ, वेदर और, WHETHER, वेदर और, ठीक है। तो वेदर आ जाएगा, वेदर और का ये कपल रहता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों हमारा क्वेश्चन नंबर 7, दिवाकर हैज़ मनी ही इज़ नॉट एट ऑल हैप्पी। यहाँ पर एट लगाना भूल गया दोस्तों मैं, एट है यहाँ पे, ठीक है। नॉट एट ऑल हैप्पी, नॉट एट ऑल दैट हैप्पी। तो दिवाकर के पास पैसा है, ठीक है, लेकिन वह उतना खुश नहीं है, ठीक है। मैंने वैसे ही क्वेश्चन बोल दिया दोस्तों लेकिन से। खैर दिवाकर के पास पैसा है, उत्तर बोल दिया मैंने आपको यहाँ पर, लेकिन बोला भी तो वही उत्तर है इसका, लेकिन, ठीक है। लेकिन वह बिल्कुल भी खुश नहीं है, या लेकिन वह बिल्कुल भी उतना खुश नहीं है। दिवाकर के पास पैसे तो है लेकिन वो उतना खुश नहीं है। तो दोस्तों ये जो क्या है, ये कॉन्ट्रास्ट शो कर रहा है ना, कि मतलब दो बातें होती हैं और दोनों एक दूसरे के विपरीत होती है, ठीक है। विपरीत का निशान ये होता है शायद, दोनों एक दूसरे के विपरीत होती है, ठीक है। तो उसको क्या बोलते हैं, कॉन्ट्रास्ट बोलते हैं इंग्लिश में, CONTRAST, कॉन्ट्रास्ट, अंतर या विभेदीकरण बोलते हैं शायद इसको हिंदी में, आई एम नॉट श्योर। खैर हाउएवर, ये जो शब्द है हाउएवर, ये कॉन्ट्रास्ट को शो करता है दोस्तों। यहाँ पर ये जो है एंड है, ये दो चीज़ों को जोड़ता है, चाहे सब्जेक्ट हो, ठीक है, नाउन हो, फ्रेज हो या क्लोजेज हो, सेंटेंस हो, दो सेंटेंस को भी जोड़ सकता है एंड, ठीक है। और शो का मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले बताया था कि ये क्या शो करता है, इफेक्ट, प्रभाव। वह थकी हुई थी इसलिए बिस्तर पर चली गई, इसलिए बिस्तर पर गई, प्रभाव क्या है, बिस्तर पर जाना, उसके लिए क्या आएगा, सो। हैंस है दोस्तों, वो भी प्रभाव के लिए आता है, हैंस के लिए, इफेक्ट के लिए सॉरी। और हाउएवर वो कॉन्ट्रास्ट शो करता है, दो अलग अलग बातें उनके लिए आता है। फिर भी या लेकिन इस प्रकार का अर्थ निकलता है इसका, ठीक है, हाउएवर, ठीक है, हाउएवर इस प्रकार से बोलते हैं इसको। और ये आता है कॉन्ट्रास्ट शो करने के लिए, तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 8, ही इज़ वेरी टायर्ड डैश ही हैज़ बीन वर्किंग ऑल डे। वह बहुत थका हुआ है डैश, वह सारा दिन काम कर रहा था, ठीक है, वह सारा दिन काम कर रहा था। तो दोस्तों ये क्या है, वह थका हुआ है, वह सारा दिन काम कर रहा था। तो इसमें आपको रीज़न क्या लगता है और कारण क्या लगता है मेरे को कमेंट बॉक्स में बताना, ठीक। तो वह बहुत थका हुआ है, मैं आपको बता देता हूँ,
आप नहीं बता पा रहे हो, कोई दिक्कत नहीं है, कि दोस्तों वह सारे दिन काम कर रहा था। ये तो क्या है, ये है इफेक्ट, ठीक है, और ये क्या है, ये रीज़न है, ठीक है। सॉरी, उल्टा बता दिया मैंने आपको, एक सेकेंड, हाँ, ये तो है रीज़न और ये क्या है, इफेक्ट है, ठीक है। ये क्या है, रीज़न है, और वह काम कर रहा था और उस काम करने का प्रभाव क्या पड़ा कि वो थक गया, ठीक है। कारण क्या है उसके थकने का, क्योंकि वह सारा दिन काम कर रहा था और काम करने के कारण उस कारण का प्रभाव क्या पड़ा कि वह थक गया, ठीक है। तो ये इसका रीज़न है और ये इसका इफेक्ट है दोस्तों, ठीक है। तो दोस्तों ये रीज़न के लिए जो आता है वो आता है एज और हैंस, दोनों ही आते हैं। अनलेस से दोस्तों वो शर्त वाले वाक्यों के लिए आता है, अगर ऐसा नहीं हो इसका अर्थ होता है इफ़ नॉट, ठीक है। बट का मैंने बता ही रखा आपको, कॉन्ट्रास्ट के लिए आता है, ठीक है, दो चीज़ों में अंतर बताने के लिए। और इफ़ नॉट यानी अगर ऐसा नहीं होता, जब नेगेटिव में हो शर्त, ठीक है, अगर ऐसा नहीं होता है तो मैं ये नहीं करूँगा, ठीक है। अगर बारिश नहीं होती तो मैं छाता नहीं ले जाऊँगा, इस प्रकार के वाक्यों में अनलेस आता है, ठीक है। यहाँ पे नोट लगाने की जरूरत नहीं पड़ती, ठीक है। जब आपको नोट शो नहीं करना हो, ठीक है, वाक्य में नोट को शो नहीं करना हो तो आप अनलेस लगा लो, ठीक है, और शो करना है तो इफ़ लगा लो, ठीक है। अनलेस मीन्स इफ़ नॉट, ठीक है। और एज और हैंस से वो दोस्तों रीजन को शो करते हैं, एज और हैंस, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पर क्या आएगा, एज आएगा, ठीक है, एज आएगा यहाँ पर, एज हैज़ बीन, क्योंकि हैंस दोस्तों वो ज़्यादातर क्या आता है, फ्यूचर के कार्यों के लिए आता है, फ्यूचर के लिए आता है। जैसे कि हम दिल्ली से जयपुर उस रूट से नहीं जाएंगे, हम दिल्ली से जयपुर उस फला रूट से नहीं जाएंगे, ठीक है। मेरे को पता नहीं दोस्तों कि दिल्ली से जयपुर जाने का रूट क्या है, इसलिए मैं यहाँ पे फला शब्द का यूज़ कर रहा हूँ। हम दिल्ली से जयपुर उस फला रूट से जाएंगे, क्यों उस फला रूट से नहीं जाएंगे क्योंकि उस पर गड्ढे बहुत हैं, ठीक है, या उस पर चौकी नाका बहुत है, ठीक है। तो ये जो फ्यूचर की जब हम कारण पेश करते हैं, रीज़न पेश करते हैं, तो उसके लिए हैंस आता है दोस्तों लगभग, ठीक है। और जब नॉर्मल हम बात करते हैं तो उसके लिए एज या बिकॉज यूज़ कर लेते हैं, ठीक है, एज। तो यहाँ पर इसलिए एज आ जाएगा। अरे यार पेन गया, यहाँ पर उत्तर सही आ जाएगा हमारा एज, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 9। हिज फैंस होते हैं जो जिस व्यक्ति के भक्त हो, जिस व्यक्ति के पसंद करने वाले लोग हों, ठीक है। जैसे कि बहुत सारे शाहरुख खान के फ़ैन हैं, बहुत सारे अनुपम खेर साहब के फ़ैन हैं, बहुत सारे परेश रावल साहब के फ़ैन हैं, ठीक है। इन सब के बहुत सारे फैंस हैं, ठीक है। अलग एक अक्षय कुमार साहब के अलग फ़ैन फॉलोइंग है, ठीक है। तो जो उनको पसंद करते हैं, जो उनको फॉलो करते हैं, वो क्या होते हैं, फ़ैन कहलाते हैं, अनुकरण करता है, या जो भी हिंदी शब्दों में एग्जैक्टली हिंदी नहीं बता पाऊँगा दोस्तों आपको। हिज फैंस थिंक उसके फैंस ऐसा सोचते हैं कि दैट का अर्थ होता है कि ही इज़ डैश टैलेंटेड डैश हैंडसम डैश टैलेंटेड। तो फैंस सोचेंगे तो क्या सोचेंगे, दोनों ही बात सोचेंगे दोस्तों, कि वो टैलेंटेड भी है और वो खूबसूरत भी है, ठीक है। हैंडसम यानी खूबसूरत, टैलेंटेड यानी हुनरबाज, तो वो टैलेंटेड भी है और हैंडसम भी है, ठीक है। ये तो सोचेंगे। अगर आपको कोई हीरो पसंद है, या आपको कोई सिंगर पसंद है, या कोई कुछ भी है, ठीक है, इस प्रकार का कोई आपको आदर्श व्यक्ति है जो आपको पसंद है, तो वो आपको टैलेंटेड भी लगेगा दोस्तों, और वो उसके टैलेंट को देख कर के तो आप उसको पसंद करोगे ना। पसंद करने का रीज़न होगा कि उसके पास टैलेंट होगा। ऐसे ही बेकार आदमी को तो आप फैन नहीं बन सकते ना आप किसी के। और हैंडसम भी है वो, ठीक है, तो फैन तो ये कहेंगे कि वो हैंडसम है, ठीक है। अब शाहरुख खान कुछ लोगों को नहीं लगता है, लेकिन जो उनके फ़ैन हैं उनको लगता है। अक्षय कुमार किसी को नहीं लगते हैं, किसी को लगते हैं, ठीक है, वो वाली बात है। तो ईदर और, ठीक है, ये कह रहा है कि उसके फ़ैन ऐसा सोचते हैं कि या तो वो टैलेंटेड है या वो हैंडसम है। तो ऐसा थोड़ी सोचेंगे फैंस, ठीक है। इसका अर्थ होता है या तो ये या फिर वो वाली बात, ठीक है। और इसका अर्थ होता है नॉट ओनली बट आल्सो, कि ये भी और वो भी, ये भी और वो भी। और नीदर नॉर का अर्थ होता है दोस्तों कि ना तो ये वाली बात है और ना ही वो वाली बात है। और सो दैट है दोस्तों, ये पर्पज़ को शो करता है, ठीक है, उद्देश्य को शो करता है। जैसे कि मैं आपको वाक्य बताता हूँ कि हम खाते हैं, हम खाना खाते हैं, हम भोजन खाते हैं ताकि हम जी सकें। तो ये जो ताकि शब्द है, ठीक है, ताकि हम जी सकें, ये उद्देश्य को शो करता है कि हमारा उद्देश्य क्या है, ताकि हम जी सकें। हम खाना किस लिए खाते हैं, ताकि हम जिंदा रह सकें, ठीक है। नीदर नॉर यानी ना तो ये ना वो। तो उसके फैन ऐसा थोड़ी नहीं सोचेंगे कि ना तो वो टैलेंटेड है ना ही हैंडसम है। तो वो क्या सोचेंगे कि वो टैलेंटेड भी है, ही इज़ नॉट ओनली टैलेंटेड, वो ना केवल, ठीक है, वो ना केवल टैलेंटेड है
बल्कि होशियार, खूबसूरत भी है, हैंडसम भी है। वो ना केवल टैलेंटेड है बल्कि हैंडसम भी है। तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 10 नंबर क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 10, रमन कोमा डैश विक्रम इज ज्वाइनिंग अस ऑन द ट्रिप। अब देखिए दोस्तों, दो सब्जेक्ट आ गए, रमन और विक्रम, और बंदे ने वर्ब क्या लगा रखी है, सिंगुलर इज। ठीक है, देखते हैं क्या करना है। एज वेल एज, नॉर, वाइल, एंड। ठीक है, वाइल आता है दोस्तों टाइम के लिए, टाइम एडवर्ब ले। ठीक है, तो ये तो वैसे ही कट गया है, तो एडवर्ब आ गई। ठीक है, और ये दो शब्दों दो चीज़ों को जोड़ता है, चाहे से वो दो सब्जेक्ट हो, जैसे ये दोनों हो गए, इनको भी जोड़ सकता है ये। ठीक है, या दो फ्रेजेज हो गए, या दो क्लोजेज, या दो सेंटेंस तक जोड़ सकता है इवन। ठीक है, तो ये देखते हैं दोस्तों क्यों नहीं है या क्यों है। नोर है, वो अभी हमने देखा था दोस्तों कि नोर के तुरंत बाद में क्या आता है, अगर नोर अकेला आ रहा है। ठीक है, नीदर नोर की बात नहीं हो रही यहाँ पे सिर्फ नोर क्या रही है। तो नोर अगर आएगा तो उसके तुरंत बाद में क्या आएगी, हेल्पिंग वर्ब आएगी। ठीक है, अगर नोर यहाँ पे फिल करते हैं, यहाँ तो सब्जेक्ट है तो नोर नहीं आएगा। अभी थोड़ी देर पहले क्वेश्चन देखा था हमने, पीछे जाके देख सकते हो अगर आपको याद नहीं है तो। फिर दोस्तों जो है, अब देखिए दोस्तों यहाँ पर एज वेल एज क्यों आएगा। एज वेल एज इसलिए आएगा दोस्तों, अगर एंड आता तो एंड क्या करता, उनको जोड़ देता, और जोड़ने से दोस्तों एक तो रमन हो गया और एक विक्रम हो गया, तो दोनों कितने बन जाते हैं, दो लोग बन जाते हैं, और दो लोग बन जाते हैं वो क्या बनते हैं, बहुवचन बन जाते हैं, प्लूरल बन जाते हैं। और प्लूरल आएगा तो वर्ब भी प्लूरल आएगी, इसलिए यहाँ पे प्लूरल वर्ब नहीं, यहाँ पे सिंगुलर दे रखी है। और दोस्तों इसलिए यहाँ पर क्या आएगा, एज वेल आएगा। एज वेल एज, रमन कोमा लगा दिया दोस्तों, एज वेल एज लगाते हैं तब कोमा लगाते हैं पहले सब्जेक्ट की तरफ, रमन कोमा एज वेल एज। अब एज वेल एज की खासियत ये दोस्तों कि यहाँ पर एज वेल एज आ गया, एज वेल एज के बाद वाला जो सब्जेक्ट है उसके अकॉर्डिंग वर्ब आती है। ठीक है, रमन एज वेल एज हिज चिल्ड्रन, अगर उसके बच्चे आते हैं यहाँ पे हिज चिल्ड्रन, तो यहाँ पे आर आ जाता है, हिज चिल्ड्रन आर ज्वाइनिंग, क्योंकि एज वेल एज के बाद में क्या है, बहुवचन आ गया। मान लो एज वेल एज वी, यहाँ पे वी आ जाता है, हम आ गया, तो वी के साथ भी क्या आता है, आर आता दोस्तों। लेकिन यहाँ पर विक्रम है इसलिए क्या आ रहा है, यहाँ पर सिंगुलर आ रहा है, इज आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर दोस्तों ऑप्शन सी हो जाएगा, ऑप्शन ए, एज वेल एज। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 11, ही इज स्मॉल डैश स्ट्रॉन्ग। स्मॉल यानी छोटा, स्ट्रॉन्ग यानी मजबूत। ठीक है, तो दोस्तों ये दोनों एक अलग अलग क्वालिटी हैं। ठीक है, छोटा और स्ट्रॉन्ग होना। ठीक है, ऐसा नहीं कि छोटा नहीं होता वो स्ट्रॉन्ग नहीं हो सकता, मजबूत नहीं हो सकता, होता है, लेकिन जनरली क्या होता है, सामान्यतः क्या होता है कि ये दोनों एक अलग अलग क्वालिटी होती हैं। ठीक है, जो मजबूत होता है दोस्तों वो शरीर में भी हट्टा कट्टा होगा, लंबा ठाड़ा होगा। ठीक है, तो ये क्या है कि स्मॉल एक मतलब एक अलग क्वालिटी है। ठीक है, और ये एक अलग क्वालिटी है, तो ये दोनों अलग क्वालिटी होगी दोस्तों। ठीक है, इसको ये क्या शो करता है, ये कॉन्ट्रास्ट शो करता है दोस्तों। ठीक है, ये होता है कि ही इज़ टॉल एंड स्ट्रॉन्ग, लंबा है और मजबूत भी है, तो वो तो हो जाता है कि लंबा है, लंबा ठाड़ा है। ठीक है, मोटाता जाए तो वो मजबूत भी हो सकता है। तो यहाँ पर दो अलग कॉन्ट्रास्ट जो शो करता है। ठीक है, ये कॉन्ट्रास्ट शो करता है, कॉन्ट्रास्ट के लिए क्या आता है दोस्तों, बट आता है। लेकिन बिकॉज मैंने आपको बता ही दिया, रीजन बताता है। ठीक है, फॉर भी रीजन बताता है, सो इफेक्ट बताता है। ठीक है, तो दोस्तों ये तीनों नहीं आएंगे, यहाँ पर क्या आएगा, ऑप्शन ए आएगा, बट, क्योंकि ये कॉन्ट्रास्ट शो करता है। वह छोटा है लेकिन मजबूत है, वह छोटा है लेकिन मजबूत है ना। वह ईमानदार है लेकिन मेहनती भी है, वह ईमानदार है लेकिन मेहनती है। ही इज़ ऑनेस्ट बट हार्ड वर्किंग, ही इज़ ऑनेस्ट बट हार्ड वर्किंग, ये होता है दोस्तों। ठीक है, ऑप्शन ए से हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 12 नंबर, द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स प्रेजेंट इन द क्लास डैश 22। बड़ा ही अच्छा सवाल है दोस्तों, है ना। तो मैं आपको बता दूं दोस्तों कि द नंबर ऑफ, एक तो होता है द नंबर, पूरा नहीं लिखूंगा, नंबर ऑफ। ठीक है, इसके बाद में जो वर्ब आएगी दोस्तों, वो वर्ब आएगी सिंगुलर वर्ब, सॉरी, द नंबर ऑफ, प्लूरल लिख दिया ने, यहाँ पर आएगी सिंगुलर वर्ब। और एक है अ नंबर ऑफ, ए नंबर ऑफ। इसके बाद में जो वर्ब आएगी दोस्तों, वो वर्ब आएगी प्लूरल वर्ब। ठीक है, ए नंबर ऑफ या द नंबर ऑफ। ठीक है, द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स या ए नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। तो इसमें क्या है दोस्तों, द नंबर ऑफ है, तो यहाँ पर वर्ब भी क्या आएगी, सिंगुलर ही आएगी। और यहाँ पे अगर होता है ए नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, तो यहाँ पर क्या हो जाती, वर्ब प्लूरल हो जाती। अगर यहाँ पर द की जगह आता ए नंबर ऑफ स्टूडेंट्स प्रेजेंट इन द क्लास, तो यहाँ पर आर हो जाता। ठीक है, लेकिन यहाँ पर दे क्या रखा है, द नंबर ऑफ, तो द नंबर ऑफ के लिए क्या आता है, सिंगुलर वर्ब आती है। यहाँ पर ऑप्शन सी हो जाएगा हमारा, इज द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स प्रेजेंट इन द क्लास इज 22।
ठीक है, दोनों ही बहुवचन का अर्थ देते हैं दोस्तों। ठीक है, जो क्लास में उपस्थित छात्रों की संख्या है, ठीक है, वो कितनी है, 22 है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 13 कि 3 years डैश अ लॉन्ग टाइम टू वेट। 3 years 3 साल, ठीक है, आगे क्या दे रखा है, अ लॉन्ग टाइम, एक लंबा समय होता है, एक लंबा समय, क्या है, एक लंबा समय, एक लंबा समय, एक लंबा समय। तो एक लंबा समय दोस्तों एक यूनिट को दर्शा रही है, ये एक इकाई को दर्शा रहा है। ठीक है, एक लंबा समय, वो चाहे से 3 साल का हो, चाहे से 3000 साल का हो। ठीक है, वो क्या रहता है, सिंगुलर रहता है दोस्तों। ठीक है, एक यूनिट की बात कर रहा है यहाँ पर ये 3 years, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, सिंगुलर वर्ब आएगी इज। 3 years इज अ लॉन्ग टाइम टू वेट। 3 साल इंतजार करने के लिए एक बहुत लंबा समय होता है। ठीक है, यहाँ पर यूनिट है, आपको ये देखना पड़ेगा दोस्तों, समझना पड़ेगा कि यूनिट है कि ये डाइवर्सिटी की बात कर रहा है कि अलग अलग होने की बात कर रहा है। अगर डाइवर्सिटी की बात करें दोस्तों तब तो प्लूरल आ जाएगा ये। ठीक है, और एक होने की बात करें, एक इकाई की बात करें, एक यूनिट की बात करें तो सिंगुलर आएगा। इसलिए इसमें ऑप्शन ए सही है, सिंगुलर वर्ब। 30 years इज अ लॉन्ग टाइम टू वेट। 3 साल लंबा इंतजार करने के लिए एक लंबा समय होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 14 नंबर, द स्टैटिक्स। द स्टैटिक्स यानी आंकड़े, आंकड़े, स्टैटिक्स का अर्थ होता है दोस्तों आंकड़े। अब आंकड़े जो शब्द है दोस्तों वो हिंदी में भी दोस्तों सिंगुलर नहीं होता, वो क्या होता है, प्लूरल होता है। ठीक है, आंकड़े। अब आप ये तो नहीं बोलोगे कि आंकड़ा ये बता रहा है। आंकड़ा क्या होता है, आंकड़ा का मतलब आपने एक आदमी से पूछा और उसी को सत्य मान लिया। ठीक है, कि भारत में गरीबी है कि अमीरी है। आप गए अंबानी जी के पास, आपने उनको देखा, ठीक है, तो आपने आंकड़ा निकाल लिया कि यार भारत तो बहुत अमीर है, यहाँ पर तो सब बिलियनर है। तो ऐसा नहीं हो सकता ना, आप सभी भारतीयों को तो देखोगे, है ना, कश्मीर से लेके कन्याकुमारी तक और पूर्व से लेके पश्चिम तक पूरा भारत देखोगे आप घूम के, तब आपको पता चलेगा वाकई में कि भारत में कितने % जो है गरीबी है, कितने % अमीरी है ना। तो उसे क्या बोलते हैं दोस्तों, उसको आंकड़े बोलते हैं, क्योंकि आपने भारत के एक एक नागरिक को जांचा है। ठीक है, एक एक नागरिक को नहीं तो कम से कम एक एक परिवार को जांचा है, एक एक खानदान को जांचा है, कुछ ना कुछ तो सर्वे किया है ना अपना। तो वो सर्वे हमेशा क्या होता है, प्लूरल में रहता है दोस्तों। ठीक है, अब जब प्लूरल सर्वे है तो प्लूरल जो अपना ये सब्जेक्ट प्लूरल हो गया तो वर्ब भी क्या होगी, प्लूरल ही होगी, सीधी सी बात है। तो प्लूरल वर्ब कौन सी इसमें, एक ये प्लूरल वर्ब शो, यहाँ पर हैज़ लगा रखा है, यहाँ पर शोज है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस एस किस में आता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट में। और ये एस कब लगता है, जब वर्ब जब सब्जेक्ट सिंगुलर हो। ठीक है, तो ये सिंगुलर है। और वैसे भी आपको दोस्तों इंग्लिश में आपको पहचान रखनी चाहिए कि जिस वर्ब के लास्ट में, ठीक है, मैन वर्ब हो, ठीक है, मैन वर्ब की बात यहाँ पर मैं वैसे कर नहीं रहा हूँ, मैन वर्ब सिर्फ प्रेजेंट इंडेफिनिट में देख सकते हो आप। ठीक है, वरना कोई ऐसी वर्ब पकड़ लोगे आपकी जिसमें जो एंड ही मान लो एस से होती है। ठीक है, तो आप उसको समझ जाओगे। तो मैन वर्ब की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, यहाँ पर बात कर रहा हूँ ज़्यादातर हेल्पिंग वर्ब की। ठीक है, तो हेल्पिंग वर्ब जो एस से एंड होती है वो सिंगुलर मानी जाती है, सिंगुलर यानी एक वचन। ठीक है, एंडिंग वर्ब एस इज सिंगुलर, एस फॉर सिंगुलर। ठीक है, जैसे कि दोस्तों इज आराम में से अगर इज की बात करें तो सिंगुलर है। ठीक है, और वॉज वर्ब में से अगर बात करें तो वॉज जो है वो सिंगुलर है। ठीक है, हैज़ में से अगर बात करें तो हैज़ क्या है, वो भी सिंगुलर है। ठीक है, तो ये भी आपको पहचान रखनी है। तो इसमें दिखा रखा है हैज़, दिखा रखा है, इसमें भी हैज़ है, तो ये भी क्या है, सिंगुलर है, इसलिए सिंगुलर नहीं आएगी। इसमें एस लगा रखा है शो के लास्ट में, तो ये भी सिंगुलर है। यहाँ पे हमें क्या चाहिए, वर्ब प्लूरल चाहिए, और प्लूरल कौन सी, ऑप्शन सी में शो है दोस्तों। ठीक है, तो आंकड़े क्या बताते हैं, द स्टैटिक्स शो, आंकड़े ये बताते हैं या आंकड़े दिखाते हैं। ठीक है, दिखाते नहीं बोलते, हम क्या बोलते हैं ज़्यादातर हिंदी में, बताते हैं। आंकड़े ये बताते हैं कि इन जनरल सामान्यतया वुमेन लीव लॉन्गर देन मैन। ठीक है, औरतें आदमियों से ज़्यादा जिंदा रहती हैं। ठीक है, उनकी ज़िंदगी ज़्यादा है, आंकड़े ये बताते हैं। अब आप आंकड़े इस प्रकार का आंकड़ा निकालोगे तो आप ये थोड़ी कि एक अपने घर की औरत को पूछ लिया, ठीक है, या उसको ऑब्जर्व कर लिया, तो ऐसा थोड़ी ना होगा। आप पूरे मतलब उस इलाके की औरतों को देखोगे या बहुत ज़्यादा औरतों को देखोगे तब आप ऑब्जर्व कर पाओगे ये बात। तो आंकड़े हमेशा प्लूरल में रहते हैं दोस्तों, आपको ये बात याद रखनी है। क्वेश्चन बहुत बढ़िया है ये दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 15, हाफ ऑफ द एम्प्लॉयज़ डैश ऑन लीव टुडे, हाफ ऑफ द एम्प्लॉयज़ डैश ऑन लीव टुडे इज, आर, विल और हैज़ गॉन। इसमें से क्या आएगा कि आधे एम्प्लॉय, ठीक है, जितने भी एम्प्लॉय हैं
यानी कर्मचारी उनमें से आधे आज छुट्टी पर हैं। दोस्तों हाफ ऑफ का रहता है कि हाफ ऑफ दी, ठीक है। हाफ ऑफ के बाद में क्या होता है दोस्तों, प्लूरल नाउन आती है तो वर्ब क्या आएगी, प्लूरल वर्ब आएगी। इंग्लिश में दोस्तों सीधा सा फॉर्मूला है यार, आपको कितनी बार बताऊं कि अगर सिंगुलर नाउन है या सिंगुलर सब्जेक्ट बोल दो उसको, ठीक है। सिंगुलर नाउन या सिंगुलर सब्जेक्ट है तो वर्ब क्या आएगी, सिंगुलर ही आएगी। और प्लूरल नाउन या सब्जेक्ट है तो वर्ब क्या आएगी, प्लूरल आएगी, सॉरी ठीक है। वर्ब क्या आएगी, प्लूरल आएगी। ये फॉर्मूला रहता है दोस्तों। और ये क्या है, ये प्लूरल माना जाता है। हाफ ऑफ द एम्प्लॉयज़ तो है ना, मान लो 10 एम्प्लॉई है, 10 में से 5 हैं तो 5 बहुवचन तो हो गए ना दोस्तों। आप दिमाग ही लगा लो यार, सीधी सी बात है ना। तो हाफ ऑफ द एम्प्लॉयज़, अब ऐसा तो है नहीं कि कोई आदमी 2 एम्प्लॉय रखेगा, ठीक है, और वो कहेगा कि वो यार अपने बहुत सारे कर्मचारी थे उनमें से आधे आए हैं, तो बहुत सारे दो बहुत तो होते हैं दोस्तों। उसको काउंटिंग तो उसकी प्लूरल में होती है, लेकिन वो इतनी ज़्यादा भी नहीं होती कि आप उसको मतलब ऐसे दिखाओ कि वो कोई हज़ारों में है ना। तो 2 कर्मचारी होंगे तो आप कह दो कि भैया राम श्याम काम करते, वो श्याम नहीं है आज, या राम नहीं है ना, सीधी सी बात नाम लेके बोल दोगे। लेकिन हाफ ऑफ द एम्प्लॉयज़ कब बोलोगे, जब बहुत सारे, कम से कम 10 तो हैं आपके पास, 10 है या 8 है, तभी तो बोलोगे ना। तो ये हो गया, प्लूरल हो गया। हाफ ऑफ द के बाद में प्लूरल ही नाउन आती है और प्लूरल ही वर्ब आती है। तो प्लूरल इसमें क्या है दोस्तों, आर है, ठीक है। इज सिंगुलर है, विल ना तो प्लूरल ना सिंगुलर है, और हैज़ गॉन क्या है, सिंगुलर है। तो इसमें हमारा उत्तर क्या आएगा, आर आएगा। हाफ ऑफ द एम्प्लॉयज़ आर ऑन लीव टुडे, आज आधे से ज़्यादा कर्मचारी छुट्टी पर हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 16। दे ईच डैश देयर ओन व्हीकल, उनमें से प्रत्येक के पास क्या है, खुद की व्हीकल है, खुद का व्हीकल है, वाहन है खुद का, ठीक है। तो दोस्तों ये जो सब्जेक्ट है हमारा दे, ठीक है, इसके आगे ईच लगा रखा है। आपको ईच देख के घबराना नहीं है, ईच से पहले क्या दे रखा है। अगर ईच खुद सब्जेक्ट बन जाए कि मान लो ईच स्टूडेंट, ठीक है, ईच स्टूडेंट, ठीक है, कैरीज हिज बैग, तब तो आप देखते हो कि उसमें सिंगुलर वर्ब लगा सकते हो। अगर वो हेडवर्ड बन रहा है, मुख्य शब्द बन रहा है, ठीक है, ईच, तब तो आप लगा सकते हो। लेकिन ईच अगर किसी सब्जेक्ट के बाद में आ रहा है, ठीक है, जैसे दे के बाद में आ गए, ठीक है, तो यहाँ पर इसको ईच को नहीं देखना, आपको किसको देखना है, दे को देखना है कि दे सिंगुलर है कि प्लूरल है। मान लो यहाँ पर वी होता है तो यहाँ पे वी भी प्लूरल है, ठीक है। तो यहाँ पर जब प्लूरल दे रखा है तो यहाँ पर भी क्या आएगा, प्लूरल ही वर्ब आएगी दोस्तों। और प्लूरल वर्ब इसमें से क्या हो सकती है, ठीक है, इसमें से दोस्तों इज आ रखा है, ये सिंगुलर है तो ये नहीं आएगी। हैज़ आ रखा है, ये भी सिंगुलर है, ये भी नहीं आएगी। विल ना तो सिंगुलर ना प्लूरल है तो इसकी बात ही नहीं करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर प्लूरल क्या दोस्तों, हैव है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, हैव आ जाएगा, ठीक है। ऑप्शन बी सही हो जाएगा हमारा, हैव। दे ईच हैव देयर ओन व्हीकल, उनके पास खुद का, प्रत्येक के पास खुद का एक वाहन है दोस्तों। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों हमारा कि मीजल्स डैश अ हाईली इन्फेक्शियस डिजीज़, ठीक है, इन्फेक्शियस बोलते हैं दोस्तों इसको। इन्फेक्शियस या इन्फेक्शियस डिजीज़ वो होती है दोस्तों जो छुआछूत से फैलती है, छूने से फैल जाती है, एक दूसरे के पास बैठने से फैल जाती है। जैसे कि अभी फ़िलहाल कोरोना चल रहा है, वो भी एक छुआछूत की बीमारी दोस्तों। आप किसी कोरोना हो चुके व्यक्ति के पास अगर जाके बैठोगे, ठीक है, उसकी सांस अगर आपके पास सांसों में चली गई तो आपको कोरोना हो सकता है, ठीक है, कोरोना आने का खतरा रहता है। तो जो छुआछूत से फैलता है, ठीक है, पास बैठने से फैलता है, उसको इन्फेक्शियस डिजीज़ बोलते हैं, जो कंटेजियस हो, पास बैठने से छुआछूत से फैले। तो ये मीजल्स क्या है, ये दोस्तों एक बीमारी है, ठीक है, जिसका हिंदी में नाम रहता है खसरा, जो कि ज़्यादातर छोटे बच्चों में होता है दोस्तों, 5 साल से छोटे बच्चे हैं उनमें होता है, ठीक है। तो ये एक बीमारी का नाम है, और बीमारियों का नाम होता है वो दोस्तों काउंटेबल सिंगुलर नाउन होती है, ठीक है, CSN, यानी काउंटेबल सिंगुलर नाउन होती है, ठीक है। काउंटेबल ही होती है जिसकी गिनती कर सके, सिंगुलर होती है, ठीक है, वो हमेशा सिंगुलर रहती है। जैसे कि मान लो किसी व्यक्ति को मलेरिया हो जाए, ठीक है, तो वो यही तो कहेगा ना कि मेरे को मलेरिया हो गया। ऐसे तो नहीं बोलेगा कि मेरे को मलेरियाएँ हो चुकी हैं, ठीक है, मैं मलेरियाओं से घिर चुका हूँ। मलेरिया एक ही होता है, ठीक है, एक रोग हो चुका है मलेरिया। वैसे मीजल्स एक रोग है, तो सिंगुलर है, ठीक है, ये क्या है, सिंगुलर नाउन है, तो सिंगुलर के लिए सिंगुलर वर्ब आ जाएगी, सीधी सी बात है। तो सिंगुलर वर्ब कौन सी है इसमें से ढूंढनी है, वो कौन सी है, इज है। तो मीजल्स इज़ अ हाईली इन्फेक्शियस डिजीज़, मीजल्स है वो बहुत ज़्यादा छुआछूत वाली बीमारी, बहुत बड़ी छुआछूत वाली एक बीमारी है, छूने से फैलती है, हवा में फैलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 18। ही डजंट पे अटेंशन इन द क्लास नॉर डैश ही लिसन टू द टीचर। ये जो मैं आपको बता चुका हूँ पहले दोस्तों कि इधर आएगा एक सेंटेंस जो कि नेगेटिव में होता है, ठीक है, नेगेटिव सेंटेंस होता है,
ठीक है, प्लस फिर वो उसमें क्या जुड़ेगा, नोर जुड़ता है, नोर, ठीक है, प्लस फिर हेल्पिंग वर्ब दोस्तों, फिर सब्जेक्ट, और फिर जो वाक्य वैसा वैसा ही, फिर फुल स्टॉप लास्ट में, ठीक है। क्वेश्चन मार्क नहीं आएगा, हेल्पिंग वर्ब पहले आगे, इसका मतलब ये नहीं कि क्वेश्चन मार्क आ जाए, सेंटेंस ये जो है अफर्मेटिव रहेगा, ठीक है। यहाँ पर ये पहले वाला सेंटेंस नेगेटिव रहता है और इसके साथ जो हेल्पिंग वर्ब रहती है वही हेल्पिंग वर्ब इसमें आ जाएगी, ठीक है। तो देखते हैं इसमें हेल्पिंग वर्ब क्या है दोस्तों, तो इसमें हेल्पिंग वर्ब क्या है, डज है, तो इधर भी क्या जाएगी, अरे यार ये क्या हो गया, एक सेकंड, हाँ, तो 2 उंगली रखी गई दोस्तों, इधर भी क्या जाएगा, डज आ जाएगा। तो डज किधर है, ऑप्शन ए में दे रखा है, ठीक है। ये फिक्स फॉर्मूला रहता है दोस्तों, फिक्स पैटर्न इसका स्ट्रक्चर है ये, ठीक है, कि ही डजंट पे अटेंशन इन द क्लास, वह ना तो क्लास में अटेंशन देता है, ध्यान रखता है, ठीक है, ना तो वो क्लास में ध्यान देता है पढ़ाई पर, और ना ही वो टीचर की बातें सुनता है, ठीक है। तो इसका उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए, डज, ठीक है। जो इधर रहती है वही उधर आ जाएगी, नो डज ही, ठीक है। ये डज पहले आगे, इसका मतलब ये क्वेश्चन मार्क नहीं है दोस्तों, ये इंटरोगेटिव सेंटेंस नहीं है, ठीक है। ये सेंटेंस जो है अफर्मेटिव है, सकारात्मक ये है, पहले वाला सेंटेंस है वो भी नेगेटिव है, ठीक है। सेंटेंस ये असर्टिव है, नेगेटिव अफर्मेटिव का मतलब कि असर्टिव सेंटेंस है, ASSERTIVE, असर्टिव सेंटेंस है। उसके 2 भाग होते हैं दोस्तों, एक तो होता है अफर्मेटिव और एक होता है नेगेटिव, ठीक है। तो उसमें से ये नेगेटिव है, लेकिन बाकी एक कौन से असर्टिव है, ठीक है। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, डज। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों कि द हैमर एंड द सिकल डैश द सिंबल ऑफ कम्युनिज्म, कम्युनिज्म यानी जो कम्युनिस्ट पार्टी है ना, जैसे कि कांग्रेस है, भाजपा है, ठीक है। सिंबल यानी प्रतीक चिन्ह, जैसे कि दोस्तों कांग्रेस का प्रतीक चिन्ह क्या है, हाथ है ना, ठीक है, और बीजेपी का क्या है, कमल है ना, और आम आदमी पार्टी का क्या है, झाड़ू है दोस्तों। उसी प्रकार से जो कम्युनिस्ट पार्टी उसका क्या है, हथौड़ा और हंसिया, ये उसका जो है सिंबल है, उसका प्रतीक चिन्ह है, ठीक है। तो ये कोई दो मतलब इन दोनों के बीच में एंड जुड़ गया, इसका मतलब ये दो चीज़ें नहीं होगी, चीज़ें एक ही है, मतलब चिन्ह है यहाँ पर प्रतीक चिन्ह की बात हो रही, ठीक है। ये एक ही यूनिट जो है रिप्रेजेंट कर रहा है, तो एक को रिप्रेजेंट कर रहा है, इसका मतलब सिंगुलर वर्ब आएगी इसमें, और सिंगुलर इस ऑप्शन में क्या दे रखा है, इज दे रखा है। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, ऑप्शन ए इज आ जाएगा। द हैमर एंड सिकल इज द सिंबल, जैसे कि द हैंड, ठीक है, द हैंड इज द सिंबल ऑफ कांग्रेस पार्टी, ठीक है। जो हाथ है वो किसका है, लोटस इज द सिंबल ऑफ बीजेपी, लोटस किसका सिंबल है, बीजेपी का है। वैसे ये क्या है, हैमर एंड सिकल इज द सिंबल ऑफ कम्युनिज्म। अब ये आर नहीं होगा कि 2 सिंबल थोड़ी ना होते किसी पार्टी के, 2 सिंबल थोड़ी है। अगर 2 सिंबल हो तब आप कर सकते हो कि एक तो सिंबल इसका ये है और एक इसका ये है, 2 है नहीं, तो फिर क्या होगा, इसका ये एक ही सिंबल है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 20 नंबर, आई डैश द 9th लेटर ऑफ द इंग्लिश अल्फ़ाबेट। बहुत ही अच्छा, बहुत ही शानदार, बढ़िया सवाल है दोस्तों, ये बहुत ही प्यारा सवाल है। आई को देखते ही हम क्या लगाते थे, सबसे पहले एम, कि एम ही आएगा इसके अंदर, लेकिन ये दोस्तों यहाँ पर आई एम नदीम खान या आई एम राहुल या आई एम अमन इस प्रकार की बातें नहीं कर रहा है कि मेरा नाम नदीम खान है या मैं शाहरुख खान हूँ या कोई भी, मैं परेश रावल जो भी है, नरेंद्र मोदी हूँ, ये उसकी बातें नहीं कर रहा है। ये बात कर रहा है अंग्रेजी वर्णमाला की, है ना। अंग्रेजी वर्णमाला में आई जो है वो क्या है, वो 9वां लेटर है। कैसे है, ए, फिर बी, फिर सी, फिर डी, फिर ई, फिर एफ, जी, एच और आई, हो गए ना 9, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है। तो 9वां लेटर है, ये कह रहा है कि ये 9वां लेटर है, ठीक है। आई है वो 9वां, जो क्या बोलते हैं इसको, अक्षर बोलते हैं क्या, वो अक्षर है हिंदी में, लेटर है, ठीक है। तो आई इज आएगा दोस्तों यहाँ पर, क्योंकि ये सिंगुलर है यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर ये सिंगुलर है आई, ठीक है। तो आई के लिए क्या आएगा, इज आएगा दोस्तों। आई इज द, यहाँ पर एम नहीं है, ठीक है। एम कब आता है, जब हम किसी इंसान की बात करते हैं कि आई एम अ स्टूडेंट, आई एम अ टीचर, आई एम अ डॉक्टर, आई एम अ ह्यूमन, इस प्रकार की जब हम बातें करते हैं तब इसमें हम एम लगा सकते थे, लेकिन यहाँ पर ये लेटर की बातें कर रहा है, तो यहाँ पर ये इज आएगा दोस्तों, एम नहीं आएगा, ठीक है। तो दोस्तों ये था हमारा मॉडल पेपर। दोस्तों ये मॉडल पेपर आपको कैसा लगा मेरे को कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा दोस्तों। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो लाइक कीजिए, अगर नहीं पसंद आता है तो डिसलाइक कीजिए। दोस्तों ये वीडियो जो है अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और जो रीट की तैयारी कर रहे हैं, स्पेशली रीट की तैयारी पर्टिकुलरली, ठीक है, उन दोस्तों को ज़रूर बताइएगा दोस्तों इस चैनल के बारे में, क्योंकि दोस्तों इस चैनल पर मैं जो है इंग्लिश के जो मॉडल पेपर है वो रोज़ाना डालता हूँ, रोज़ाना एक वीडियो आएगा, रोज़ाना, ठीक है। उस वीडियो के साथ साथ दोस्तों आपको एक जो है वीडियो ऐसे मिलेगा, ठीक है, एक वीडियो ऐसे जो हमारी आरबीएससी में बुक चलती है ना, 6th से लेके 12th तक, 6ठी से लेके 12 तक जो एसएसटी की बुक है, किसकी बुक है, एसएसटी की,
उसके ऊपर जो आधारित जीके दोस्तों वो मैं डालता हूँ, ठीक है, लेसन वाइज। जैसे अभी मैं फ़िलहाल 6th क्लास के डाल रहा हूँ, ठीक है। 6th क्लास का मैंने एक तो डाल दिया है, उसका पॉलिटिकल साइंस का तो डाल चुका हूँ मैं, ठीक है। अभी कुछ दिनों में क्या मैं आज ही डाल दूंगा ज्योग्राफी का, ठीक है। आज या कल में मैं ज्योग्राफी का डाल दूंगा। तो दोस्तों ये देखना ज़रूर आप, ये वीडियो बड़े ही शानदार है। ऐसे वीडियो दोस्तों आपको पूरे यूट्यूब पर, पूरे फेसबुक पर, इंस्टाग्राम, कहीं पर भी आपको ऐसे वीडियो नहीं मिलेंगे। ये मैं चैलेंज करता हूँ, भले ही आप उत्कर्ष के चैनल पर चले जाएं, भले आप किसी भी चैनल पर चले जाएं, आपको इस प्रकार की अगर वीडियो मिल जाए तो मेरे को बता देना, मैं चैनल बंद कर दूँगा, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों ये था मेरे आपसे जो है प्रॉमिस कि मैं आपको रोज़ाना एक वीडियो दूंगा, ठीक है। और आप इस प्लीज़ वीडियो को लाइक करते रहें, ठीक है। और पसंद नहीं आता तो डिसलाइक भी कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है कि डिसलाइक नहीं कर सकते, लाइक ही करना है, ठीक है। और दोस्तों शेयर करना अपने दोस्तों के साथ, और कमेंट करते रहिए, जो भी चीज़ चाहिए मैं उस चीज़ का टेस्ट डाल दूँगा। एंड दोस्तों अगर सब्सक्राइब नहीं किया इस चैनल को अभी तक तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन बेल भी दबा लीजिए दोस्तों। धन्यवाद दोस्तों, कल मिलते हैं, थैंक यू।